हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग बीएड सेकेंड सेमेस्टर के पेपर 2 का अध्ययन करेंगे। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि आपका जो पेपर 2 है वो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी और आईसीटी के नाम से है। इस क्लास में हम लोगों ने पहले जो है कंप्यूटर की कुछ बेसिक उपयोगिता यानी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा था, यानी शैक्षिक तकनीकी क्या होती है, इसका शिक्षा के क्षेत्र में कैसे उपयोग किया जा सकता है, ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने देखा था। अब आज की क्लास में हम लोगों को पढ़ना है आईसीटी के बारे में, यानी किस प्रकार से आईसीटी का उपयोग करके एजुकेशन के क्षेत्र में बेहतर तरीके से कार्य किया जा सकता है। तो आईसीटी में कौन कौन से घटक होते हैं, आईसीटी का क्या योगदान होता है शिक्षा के क्षेत्र में, ये सारी चीजें आज की क्लास में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले चलिए कुछ मैं आप लोगों को इमेज दिखा दे रहा हूं कि इस यूनिट में हम लोग को यही यही चीजें पढ़नी है। उसके बाद हम लोग उस चीजों को डिटेल में देखेंगे। पहले इमेज देख लेते हैं, जैसे कंप्यूटर क्या क्या कैसे कैसे बनता है, कंप्यूटर की पीढ़ियां क्या होती हैं, कंप्यूटर कितने के प्रकार का होता है, इसमें इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, और फिर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, ये सारी चीज़ों को इमेज के माध्यम से एक बार देख लीजिए। उसके बाद फिर आप लोग लिखित फॉर्म में डिटेल में देखें। तो चलिए आइए देखते हैं। हाँ देखिए, आज की क्लास में देखिए हम लोग को इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। जैसे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है। देखिए कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है। देखिए साइज के आधार पर सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी, माइक्रो। फिर उसके बाद देखिए माइक्रो कंप्यूटर भी 3 प्रकार का होता है, डेस्कटॉप, लैपटॉप और पाम टॉप। उसी प्रकार से देखिए उसकी संरचना के आधार पर एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। उसके उद्देश्यों के आधार पर यानी काम करने के आधार पर देखिए जनरल पर्पज कंप्यूटर, स्पेशल पर्पज कंप्यूटर, ये कंप्यूटर के जो प्रकार होते हैं। उसके बाद फिर देखिए कंप्यूटर का वर्गीकरण जो किया गया है वो देखिए अभी मैंने जो ऊपर बताया आप लोग को। अब देखिए कैसे है एनालॉग कंप्यूटर, देखिए ये होता है, ये डिजिटल कंप्यूटर का उदाहरण देखिए जो आप लोग देखते हैं, और ये हाइब्रिड कंप्यूटर, इसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों होता है, यानी इन दोनों का संयोजन जो होता है इसमें दिखाई देता है। उसी प्रकार देखिए उपयोगिता के आधार पर ये जनरल पर्पज यानी सामान्य काम के लिए उपयोग किया जाने वाला कंप्यूटर है, ये विशेष काम के लिए उपयोग किया जाना। उसी प्रकार देखिए साइज के आधार पे देखिए माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण है, ये मिनी कंप्यूटर का उदाहरण है, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर का, ये सुपर कंप्यूटर का। तो इनकी जैसे जैसे उपयोगिता होती है उनको उसी प्रकार का कंप्यूटर इस्तेमाल करने को मिलता है। देखिए इनको और भी अच्छे तरीके से इमेज में देख लीजिए। देखिए ये माइक्रो कंप्यूटर का इमेज है, ये मिनी कंप्यूटर है, ये पर्सनल कंप्यूटर जिसको शॉर्टकट में पीसी कहा जाता है, ये देखिए सुपर कंप्यूटर है, ये लैपटॉप है, ये टैबलेट है। ये विभिन्न प्रकार के जो कंप्यूटर का उपयोग हम लोग करते हैं। देखिए और भी देखिए ढेर सारी इमेजेस हैं। देखिए बहुत सारे कंप्यूटर का उपयोग हो, देखिए स्मार्टफोन भी एक प्रकार का कंप्यूटर ही होता है। देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स हैं। को इसमें पढ़ना है इसी यूनिट में इनपुट और आउटपुट के बारे में। तो देखिए कुछ ऐसी डिवाइसेस हैं देखिए जो इनपुट के तौर पे काम करते हैं। देखिए जॉयस्टिक है, ऑप्टिकल पेन है, कीबोर्ड है, ये बारकोड स्कैनर, ये स्कैनर है, बारकोड रीडर। कुछ ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो देखिए आउटपुट इनपुट दोनों का काम करते हैं। जैसे देखिए हेडफोन है, हेडसेट है, पेन ड्राइव, डिजिटल कैमरा है, पेन ड्राइव है, टच स्क्रीन है, सीडी डीवीडी है, देखिए फैक्स मशीन है, वेब कैमरा है, मॉडेम है, स्पीकर है, प्रिंटर है, प्लॉटर है, लेजर प्रिंटर है, और कंप्यूटर की स्क्रीन है। ये देखिए आउटपुट होते हैं। ये जैसे जो बीच में चीजें हैं ये दिख रही हैं कि आपको इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करती हैं, यानी इनसे कंप्यूटर को निर्देश भी दिया जा सकता है और इनसे सूचना प्राप्त भी की जा सकती है। ये तो इनपुट और आउटपुट है। उसके बाद देखिए और भी चीजें हम इसमें क्या देखेंगे। ये देखिए ये जो इनपुट डिवाइसेस हैं उनको अलग अलग, देखिए कीबोर्ड है, ये स्कैनर है, ये ट्रैक बॉल है, ये देखिए प्रिंटर है, ये देखिए टच पैड है, ये भी टच पैनल है, जॉयस्टिक है, बारकोड रीडर है, माउस है, देखिए वीसीआर है। ठीक है, ये सब क्या है इनपुट डिवाइसेस है। उसी प्रकार से देखिए ये आउटपुट है। आउटपुट डिवाइसेस में देखिए प्रिंटर, मॉनिटर, हेडफोन, स्क्रीन प्रोजेक्टर है, जीपीएस लोकेशन है, प्लॉटर है,
वीडियो कार्ड है, स्पीकर है, साउंड कार्ड है और प्रिंटर। तो ये सब क्या है? आउटपुट डिवाइसेस। देखिए इनपुट डिवाइसेस देखिए क्या करती हैं। देखिए ये कीबोर्ड है, टच पैड है, देखिए फोटो स्कैनर, माउस, माइक्रोफोन, वेब कैम, यूएसबी ड्राइव, बारकोड स्कैनर, इन सारी चीज़ों से क्या किया जाता है? कंप्यूटर को इनपुट दिया जाता है। और इन सब के माध्यम से जब हम इनपुट देते हैं तो उसके आधार पर आउटपुट मिलता है। जैसे देखिए डिस्प्ले स्क्रीन के माध्यम से, स्पीकर के माध्यम से, प्रिंटर के माध्यम से। ये देखिए प्रिंटर, ये हेडफोन है। ये सारी चीज़ें हम लोग को इंफॉर्मेशन या सूचना देती है। उसके बाद देखिए इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर भी शामिल होता है। तो क्या होता है? देखिए कंप्यूटर का जिन सारी चीज़ों से निर्माण हुआ रहता है, देखिए जो ठोस चीज़ें होती हैं, कठोर चीज़ें होती हैं, जिनको हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, जिनका रंग रूप आकार दिखाई देता है हमको, ये सब चीज़ें क्या है? कंप्यूटर के हार्डवेयर के पार्ट्स हैं। उसी प्रकार से देखिए जो कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम होता है, जो एप्लीकेशन होता है, वो सब क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है। जैसे देखिए ये फोटोशॉप है, ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, ये गूगल क्रोम है, जीमेल है, ये देखिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ये विंडोज है, ये सब क्या है? ये जावा है, ये सब सॉफ्टवेयर है। यानी इसका उपयोग कंप्यूटर को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने में किया जाता है। ये सब चीज़ें जो है कंप्यूटर की बनावट के लिए ज़रूरी हैं, और ये सॉफ्टवेयर जो होता है कंप्यूटर को कार्य करने के लिए ज़रूरी होता है। तो ये देखिए इसकी इमेजेस हैं। उसके अलावा देखिए कुछ और भी देखिए हार्डवेयर हैं, जैसे देखिए ढेर सारे हैं। ये देखिए सब कंप्यूटर के हार्डवेयर हैं, इनको आप छू सकते हैं। ये कठोर होते हैं, इनका रंग रूप आकार होता है और इसके द्वारा कंप्यूटर निर्मित होता है। इसको सही तरीके से इस्तेमाल करने के लायक सॉफ्टवेयर ही बनाता है, और सॉफ्टवेयर भी इनकी वजह से ही कार्य कर पाते हैं। यानी दोनों एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। देखिए इस सॉफ्टवेयर को इतने ढेर सारे और इमेजेस के माध्यम से, देखिए ये सारे सॉफ्टवेयर के ही इमेजेस हैं। देखिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे कंप्यूटर में, हमारे लैपटॉप में, हमारे मोबाइल में ज़रूरत के अनुसार इस्तेमाल किए जाते हैं। हाँ देखिए इसी में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है। देखिए मेमोरी देखिए 3 प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और कैश मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी देखिए 2 प्रकार की होती है, रैम और रोम। फिर रैम भी देखिए 2 प्रकार का होता है, एस रैम और डी रैम। रोम में भी देखिए कई प्रकार होते हैं। उसी प्रकार से देखिए सेकेंडरी मेमोरी देखिए ऑप्टिकल डिस्क के रूप में होती है, मैग्नेटिक डिस्क के रूप में होती है और मैग्नेटिक टेप के रूप में। ऑप्टिकल डिस्क में देखिए आप लोग देखे होंगे सीडी रोम, डीवीडी, डीवीडी रोम, डीवीडीआर, ये सारी चीजें जो होती हैं ये सेकेंडरी मेमोरी में होती है। हाँ देखिए उसी प्रकार से जो ये मेमोरियां होती हैं, कुछ मेमोरियां जो होती हैं इंटरनल होती हैं और कुछ एक्सटर्नल होती हैं। यानी कुछ मेमोरी जो कंप्यूटर के अंदर लगी होती है, जो ऐसे ही दिखाई नहीं देती है, और जो कुछ ऐसी मेमोरियां होती है जो एक्सटर्नल होते हैं, जिनको हम अपने हाथ से देख सकते हैं और अपनी जरूरत के अनुसार इधर उधर मूव कर सकते हैं। तो देखिए ये इंटरनल मेमोरी जो होती है ये सब कंप्यूटर के अंदर लगी होती है। देखिए ये सब रैम है, रैम वगैरह हैं, ये सब कंप्यूटर के अंदर लगा होता है। ये सब देखिए मेमोरी कार्ड रीडर है, फ्लैश मेमोरी है, देखिए ये सब टेप, मैग्नेटिक टेप, जिप ड्राइव, ये देखिए ऑप्टिकल ड्राइवर, जैसे कंप्यूटर के अंदर ड्राइवर लगा होता है, जब उसमें आप सीडी लगाएंगे, डीवीडी लगाएंगे, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये एक्सटर्नल मेमोरी होते हैं। इसको आप इधर उधर कर सकते हैं। देखिए ये आप लोग का एक्सटर्नल हार्ड डिस्क मिलता है, जिसको आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में जोड़ देंगे। जब जरूरत हो तो जोड़ें, जब जरूरत नहीं है तो उसको निकाल के रख दिया जाता है। उसी प्रकार पेन ड्राइव है, देखिए कार्ड रीडर जो आता है, आप लोग इस्तेमाल किए होंगे, जानते होंगे। तो ये सारी चीज़ें एक्सटर्नल और इंटरनल रूप में इस्तेमाल होती हैं। हाँ देखिए इसमें हम लोग को फिर कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में भी देखना है। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग को इसमें पढ़ना है। और देखिए कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क देखिए कैसे काम करता है। देखिए ये पूरे नेटवर्क के रूप में, जाल के रूप में एक दूसरे से सारे सिस्टम जुड़े हुए हैं। देखिए कंप्यूटर की नेटवर्किंग क्या है, नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं, सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। जैसे देखिए लैन क्या होता है, पैन, मैन, ये सब क्या होता है। देखिए नेटवर्क की जो टोपोलॉजी होती है, ये देखिए ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, कैसे सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं। हाँ देखिए आज की क्लास में हम लोग को देखना है कंप्यूटर के विकास के बारे में भी। देखिए कंप्यूटर कैसे धीरे धीरे डेवलप हुआ था। अबैकस कंप्यूटर के रूप में था, फिर देखिए ये नेपियर बोन्स के रूप में, फिर पास्कलाइन के रूप में, फिर लेविन विल के रूप में। उसी प्रकार देखिए मार्क 1 ये मशीन के रूप में आया। फिर देखिए ये अलग अलग मशीनों के रूप में जनरेशन ऑफ कंप्यूटर।
पहले फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर, सेकेंड जनरेशन का, थर्ड जनरेशन का, फोर्थ जनरेशन का, फिफ्थ जनरेशन का। तो जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था देखिए उसमें वैक्यूम ट्यूब लगे हुए थे। जो सेकेंड जनरेशन था उसमें ट्रांजिस्टर लगे हुए थे। जो थर्ड जनरेशन में उसमें आईसी, और जो फोर्थ जनरेशन का आया उसमें माइक्रो प्रोसेसर, और फिफ्थ जनरेशन वाला देखिए एआई और यूएलएसआई का उपयोग करता है। ये देखिए जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे वो इस प्रकार से थे, सेकेंड जनरेशन वाले कंप्यूटर इस प्रकार के, थर्ड जनरेशन वाले इस प्रकार के, फोर्थ जनरेशन वाले इस प्रकार के, और फिफ्थ जनरेशन के देखिए इस तरह से है। ये सब क्या है, कंप्यूटर के जनरेशन थे। देखिए फर्स्ट जनरेशन वाला जो कंप्यूटर था उसमें देखिए वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। सेकेंड जनरेशन वाले में देखिए ट्रांजिस्टर्स का उपयोग किया जाता था। थर्ड जनरेशन वाले में देखिए आईसी का उपयोग किया जाता था। फोर्थ जनरेशन वाले में देखिए माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता था। और फिफ्थ जनरेशन वाला जो है क्वांटम कंप्यूटर है जिसमें एआई का उपयोग किया जाता है। ये देखिए इसकी इमेजेस हैं फर्स्ट जनरेशन वाले की, सेकेंड जनरेशन वाले की, थर्ड जनरेशन वाले की, फोर्थ जनरेशन वाले की और फिफ्थ जनरेशन वाले की। तो इस प्रकार से देखिए कंप्यूटर की ये जनरेशन है। देखिए इसको और भी इमेज के माध्यम से देख लेते हैं। ये देखिए ढेर सारे वैक्यूम ट्यूब हैं उस प्रकार के कंप्यूटर में लगे होते थे फर्स्ट जनरेशन वाले में। ये देखिए ट्रांजिस्टर्स हैं ये सेकेंड जनरेशन में। ये देखिए आईसी लगी होती थी थर्ड जनरेशन वाले कंप्यूटर में। और ये देखिए माइक्रो प्रोसेसर लगे होते थे। और ये देखिए अल्ट्रा लार्ज इंटीग्रेशन या एकदम एआई वाला बेस्ड वाला कंप्यूटर है। देखिए कंप्यूटर का जनरेशन ऐसे धीरे 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 देखिए कैसे डेवलप होते चला जा रहा है। ये सारे जो है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की इमेजेस हैं। देखिए अलग अलग जनरेशन में कैसे कंप्यूटर धीरे धीरे डेवलप होते होते आगे बढ़ा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग को क्लास में आज देखनी है। तो चलिए आइए देखा जाए डिटेल में इसको लिखित रूप में, और फिर आप लोगों को ये चीजें अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। क्योंकि मैंने इमेज में आप लोगों को सारी चीजें दिखा दी तो आपके दिमाग में चीजें बनी रहेंगी, और आप उसको थ्योरेटिकली जब पढ़ेंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए देखा जाए। आज देखिए हम लोग को क्या पढ़ना है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। इसको देखिए सूचना एवं संचार तकनीकी भी कहा जाता है। इसका देखिए इंग्लिश में क्या नाम है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। शॉर्टकट में इसको क्या कहा जाता है, आईसीटी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आईसीटी का अर्थ क्या होता है, मीनिंग ऑफ आईसीटी। तो देखिए इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, शॉर्टकट में आईसीटी। इसमें देखिए सूचना, संचार और प्रौद्योगिकी का समावेश होता है जो सूचना के संग्रहण, प्रसंस्करण, भंडारण, पुनर्प्राप्ति और प्रसारण में सहायक होते हैं। इसका मतलब कि यदि हमको कोई सूचना प्राप्त करनी है, पहुंचानी है, उसको स्टोर करना है, तो इन सारे कार्यों को करने के लिए जब तकनीक का उपयोग किया जाए तो उसी को कहा जाता है सूचना संचार तकनीक। यदि हमको किसी चीज को किसी को कहना है तो हम अगर उसको कंप्यूटर के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से कह रहे हैं तो उसके अंतर्गत आएगा। अगर हमको किसी को कोई मैसेज भेजना है, कोई संदेश भेजना है, तो हम तकनीक का उपयोग करके देखिए कितने आसानी से भेज लेते हैं, ईमेल के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा। तो ये बहुत आसान तरीके हैं, सूचना पहुंच गई और उसका जो तरीका था किसके माध्यम से पहुंचा, तकनीक के माध्यम। देखिए यह कंप्यूटर, इंटरनेट, टेलीविजन, मोबाइल और अन्य डिजिटल माध्यमों का उपयोग करके सूचनाओं के आदान प्रदान और ज्ञान प्रसार का सशक्त माध्यम है। देखिए किसी भी व्यक्ति को, सरकार को या किसी भी इंसान को अगर अपनी सूचना सभी लोगों तक पहुंचानी, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचानी है तो वो इसका इस्तेमाल करता है। इसका इस्तेमाल करने से बहुत कम समय में बहुत अच्छे तरीके से बिना किसी छेड़छाड़ के आपकी सूचना जिस व्यक्ति को आप भेजना चाहते हो, देना चाहते हो, उसके तक पहुंच जाती है। अब देखिए इसकी कुछ परिभाषाएं भी दी गई हैं। देखिए सबसे पहले यूनेस्को के द्वारा दी गई परिभाषा को देख लेते हैं। यूनेस्को के द्वारा देखिए क्या कहा गया है कि आईसीटी वह तकनीक है जो सूचना के संग्रह, प्रसंस्करण, भंडारण और संचार को सक्षम बनाती है। इसका मतलब कि सूचना को स्टोर करने के लिए, उसको प्रोसेस करने के लिए, उसको स्टोर करने के लिए और उसको कम्युनिकेट करने के लिए, यानी कलेक्ट करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, स्टोर करने के लिए और उसको
ट्रांसफर करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए जिस तकनीक की जरूरत पड़ती है उसी को आईसीटी कहा जाता है। उसके बाद देखिए एनआईसी के द्वारा क्या कहा गया है। एनआईसी के द्वारा कहा गया है कि आईसीटी कंप्यूटर नेटवर्क सॉफ्टवेयर हार्डवेयर और दूर संचार के संयोजन से सूचनाओं को प्रसारित करने और प्रबंधित करने की एक तकनीक है। इसमें कहा गया कि आईसीटी एक ऐसी तकनीक है जिसमें कंप्यूटर का उपयोग करके, इंटरनेट का उपयोग करके, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर तथा दूर संचार का उपयोग करके किसी भी सूचना को प्राप्त किया जाता है और पहुंचाया जाता है। अब देखिए आईसीटी के कंपोनेंट्स, आईसीटी के कौन कौन से घटक होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ आईसीटी। तो देखिए आईसीटी का सबसे पहला कंपोनेंट होता है हार्डवेयर, यानी हार्डवेयर वे भौतिक उपकरण होते हैं जो सूचना और संचार में मदद करते हैं, यानी हार्डवेयर पहला कंपोनेंट हो गया। यदि कोई भी आपका कंप्यूटर हो, चाहे कोई भी ऐसा चीज हो, उसका ऊपर वाला जो आवरण होता है वो कठोर होता है और फिर उसके अंदर का जो आवरण होता है वो सॉफ्ट होता है। तो हार्डवेयर को देखिए क्या, जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन, प्रिंटर, स्कैनर, प्रोजेक्टर, मॉडेम, राउटर, हार्ड डिस्क, ये सब देखिए ऐसे उपकरण हैं जो कठोर होते हैं, जिसको हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं। इनका कुछ शेप होता है, आकार होता है, ऊंचाई लंबाई होती है, तो ये सब चीजें आपको देखने को मिलती हैं। उसके बाद देखिए इसके दूसरा जो कंपोनेंट होता है वो सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर क्या होता है कि एक प्रोग्राम होता है और वो कहाँ लगा होता है, आपके हार्डवेयर के अंदर, यानी आपका जो ऊपर का आवरण दिख रहा है कंप्यूटर का, तो उसके अंदर सॉफ्टवेयर होता है, वो प्रोग्राम होता है। देखिए सॉफ्टवेयर वे प्रोग्राम और अनुप्रयोग होते हैं जो हार्डवेयर को नियंत्रित करते हैं और उपयोगकर्ताओं को विशिष्ट कार्य करने में सहायता करते हैं, यानी हार्डवेयर को ये कंट्रोल करने का काम करते हैं और आपस में सामंजस्य बना के एक दूसरे से कनेक्ट होकर आपको जो सूचना, जो काम करना है करते हैं। यदि कोई हार्डवेयर ही हो, उसमें सॉफ्टवेयर ना हो, तो फिर वो किसी काम का नहीं है, और यदि केवल सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर नहीं है, तो सॉफ्टवेयर काम ही नहीं करेगा। जैसे देखिए उदाहरण के लिए विभिन्न प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग के देखिए मोबाइल में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जैसे देखिए विंडोज और लाइनक्स जो है कंप्यूटर लैपटॉप में इस्तेमाल होता है, और एंड्रॉयड जो है देखिए आजकल के जो मोबाइल हम लोग के द्वारा यूज किया जा रहा है उसमें यूज किया जाता है। उसी प्रकार से देखिए कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जैसे देखिए MS ऑफिस, गूगल क्रोम, देखिए गूगल क्रोम के द्वारा हम कोई भी सूचना इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त करते हैं और उसको किसी के पास पहुंचाते हैं, उससे जानकारी प्राप्त करते हैं। उसके बाद MS ऑफिस देखिए आप लोग कंप्यूटर लैपटॉप में दिखता होगा, मोबाइल में भी आजकल हो जाता है। तो उसमें देखिए हम विभिन्न प्रकार का जो काम करते हैं, जैसे किसी डॉक्यूमेंट को लिखना, कोई रिपोर्ट बनाना, कोई पेंटिंग करना, कोई PPT फाइल तैयार करना, ये सारा काम होता है। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। उसके अलावा देखिए कुछ मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर होते हैं, जिसमें देखिए जो फोटो वोटो लोग बनाने वाले लोग होते हैं, स्टूडियो वाले लोग, या फिर जो पोस्ट कार्ड छापने वाले लोग होते हैं, तो वो लोगों के द्वारा फोटोशॉप का उपयोग किया जाता है। ऑडेसिटी होता है। ठीक, अब देखिए इसका तीसरा जो कंपोनेंट है वो है नेटवर्क, यानी नेटवर्क यह माध्यम होता है जिससे विभिन्न डिवाइस और कंप्यूटर आपस में जुड़ते हैं और डेटा का आदान प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए देखिए इंटरनेट, इंट्रानेट, वाईफाई, ब्लूटूथ, यानी एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम से जोड़ना है, उसको कनेक्ट करना है, तो उसके लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी, नेटवर्क की। एक सूचना को दूसरे कंप्यूटर में पहुंचानी है तो उसके लिए किस चीज की पड़ेगी जरूरत, नेटवर्क की। तो ये जो है इसका तीसरा कंपोनेंट है। इसमें देखिए इंटरनेट, इंट्रानेट, वाईफाई, ब्लूटूथ आप लोग उपयोग करते ही होंगे, देखते होंगे, जानते होंगे। इसके बाद देखिए अगला जो इसका है कंपोनेंट वो है संचार उपकरण, कम्युनिकेशन डिवाइसेस। ये वे उपकरण होते हैं जो सूचनाओं के प्रसारण में सहायता करते हैं। इसमें देखिए क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे मोबाइल, टेलीफोन, ईमेल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपकरण इत्यादि। अब देखिए आईसीटी के ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। आईसीटी का क्या उद्देश्य होता है, तो देखिए पहला उद्देश्य होता है सूचना का त्वरित आदान प्रदान, यानी सूचना को तुरंत एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना।
दूसरा इसका काम है शिक्षण अधिगम को सरल बनाना। जब किसी भी क्लास में, किसी भी स्कूल में अगर आईसीटी का उपयोग कराया जा रहा है तो वहां पर शिक्षण बहुत आसान हो जाता है और छात्रों के लिए अधिगम करना भी बहुत आसान हो जाता है। इससे देखिए डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा मिलती है। डिजिटल रूप से छात्रों को पढ़ाने से उनको बेहतर तरीके से, आसानी से गहरी समझ होती है और वो चीजों को जल्दी जल्दी सीख लेते हैं। इससे देखिए प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि होती है। विभिन्न प्रकार के जो प्रशासनिक कार्य किए जाते हैं, अगर उसमें आईसीटी का उपयोग किया जा रहा है तो काम बहुत साफ सुथरा रहेगा, उसमें गड़बड़ी की संभावना नहीं रहेगी, बहुत जल्दी होगा। वैश्विक संपर्क और ज्ञान का प्रसार होता है, यानी ग्लोबल कनेक्टिविटी रहती है। हम दुनिया में कहीं भी किसी से जुड़ सकते हैं और सूचना का आदान प्रदान बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए आईसीटी के प्रकार, टाइप्स ऑफ आईसीटी। तो आईसीटी के मेनली देखिए दो प्रकार होते हैं, एक पारंपरिक आईसीटी यानी ट्रेडिशनल आईसीटी और दूसरा आधुनिक आईसीटी यानी मॉडर्न आईसीटी। तो जो पारंपरिक पुरानी आईसीटी होती है उसमें देखिए पुरानी तकनीकों के माध्यम से सूचना और संचार को कराया जाता है। जैसे देखिए पुरानी तकनीकों में पहले हम लोग देखते थे कि बहुत सारी सूचनाएं हमको रेडियो के माध्यम से मिलती थी। बहुत से लोगों को आप लोग देखते होंगे कि टाइम के अनुसार रेडियो सुनते थे, सुबह को, शाम को, दोपहर को। कोई मनोरंजन करना होता था तो उसको भी रेडियो के माध्यम से सुनते थे। विभिन्न प्रकार के जो राष्ट्रीय पर्व होते थे, सरकार के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा जब संबोधन होता था तो वो सारा चीज लोग रेडियो के माध्यम से देखते थे। फिर कुछ लोगों के पास टेलीविजन होता था, वो टेलीविजन पर प्रसारण देखते थे। उसके बाद देखिए टेलीफोन होता था, आप लोग देखे होंगे कि बक्से वाला टेलीफोन होता था, तार वाला। तो उसमें किसी को कोई चीज कहना होता था, बात करना होता था, टेलीफोन के माध्यम से करता था। फिर उसके बाद देखिए फैक्स होता था। फैक्स में अगर किसी को कोई डॉक्यूमेंट किसी के पास भेजना है तो फैक्स मशीन से फैक्स कराया जाता था। लेकिन अब देखिए सारा चीज बदल गया है। ये सारी चीजें जो है एकदम न मात्र के बराबर हो गई हैं। इनका उपयोग सूचना के लिए बहुत, प्रसारण के लिए बहुत कम होता है। अब देखिए आधुनिक जो तकनीकें आ गई हैं उसमें डिजिटल तकनीक और इंटरनेट आधारित माध्यमों का उपयोग किया जाता है। और इसके उदाहरण में देखिए कंप्यूटर, स्मार्टफोन, ईमेल, सोशल मीडिया, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब जो है मॉडर्न कंप्यूटर आईसीटी के उदाहरण है। अब देखिए आईसीटी के प्रमुख उपयोग, एप्लीकेशंस ऑफ आईसीटी। तो आईसीटी का देखिए सबसे प्रमुख उपयोग जो है हम लोगों को जो जानना है वो है शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन के। जब से शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी आई है तब से इसने शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है। आप लोग देखते होंगे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो आपको दिखने को मिलेंगे कि ऑनलाइन पढ़ते रहते हैं, कॉलेज स्कूल नहीं जा रहे हैं, नहीं जाने का मौका मिल रहा है, फिर भी वो अपने घर में, लाइब्रेरी में, कहीं भी आते जाते रास्ते में भी देखेंगे बहुत से स्टूडेंट को किसी न किसी वीडियो को देखते रहते हैं, ऑनलाइन क्लास को देखते रहते हैं। तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा परिवर्तन आया। उदाहरण के लिए देखिए स्मार्ट क्लास, कुछ स्कूलों कॉलेजों में बच्चों को देखिए स्मार्ट क्लास के माध्यम से पढ़ाया जाता है, जिसमें प्रोजेक्टर और डिजिटल बोर्ड वगैरह लगा होता है और बच्चों को चीजें पढ़ाई जाती हैं, समझाई जाती हैं। उसके अलावा देखिए बहुत सारे ऑनलाइन शिक्षण भी उपलब्ध है। सरकार के द्वारा भी देखिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म, देखिए मुक्स प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिसपे स्वयं, कोर्सेरा और ईडीएक्स जैसे वेबसाइट के माध्यम से, प्लेटफॉर्म के माध्यम से विभिन्न प्रकार के कोर्स कराए जाते हैं। इसके अलावा देखिए वर्चुअल लैब होती है जिसमें वैज्ञानिक प्रयोगों का आभासी अनुभव कराया जाता है। इसके बाद देखिए ई बुक्स और डिजिटल लाइब्रेरी उपलब्ध होती है। छात्रों को किसी किताब को खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है, इस प्लेटफॉर्म पर जाके वो किताबों को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में इसका अनुप्रयोग है। आईसीटी ने देखिए स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ और कुशल बनाया। आप लोग जब किसी देखिए हॉस्पिटल में जाते हैं किसी का इलाज करने के लिए तो वहां पे देखिए बहुत सारे काम होते हैं जो आईसीटी की मदद से किए जाते हैं, तो उसमें भी उसने उपयोग किया है। इसके लिए उदाहरण में देखिए टेलीमेडिसिन, बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि जो डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं तो आईसीटी का उपयोग करके डॉक्टर से परामर्श ले लेते हैं और फिर दवा भी अब उनके घर पर ऑनलाइन माध्यम से परचेज करके, पेमेंट करके मंगा ली जाती है। उसके बाद देखिए हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम होता है। बहुत सारे डॉक्टरों का देखिए एक ऐसा सिस्टम होता है कि उनके यहाँ जितने मरीज इलाज कराते हैं उनका सारा पूरा डाटा अपने कंप्यूटर में रखा जाता है और वो बहुत लंबे समय तक उनके पास होता है, तो उसको किसी भी तरीके से वो नष्ट होने से बचा सकते हैं, ज़्यादा समय तक रखते हैं। हॉस्पिटल में अगर ज़्यादा मरीज भर्ती हैं तो उनके लिए कागज में ना बल्कि सिस्टम में सारे रिकॉर्ड होते हैं, देख देख के उसको सही से यूज करते हैं। उसके बाद देखिए ऑनलाइन दवा सेवा, बहुत सारे ऑनलाइन दवा परामर्श और आपूर्ति की सुविधाएं दी जाती हैं।
इसके बाद देखिए इसका अनुप्रयोग प्रशासन के क्षेत्र में है। ई गवर्नेंस के माध्यम से आईसीटी ने प्रशासनिक कार्यों को पारदर्शी और जवाबदेह बनाया है। देखिए आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे सरकारी ऑफिस हैं जो पूरी तरह से कंप्यूटर इंटरनेट का उपयोग करते हैं। आपको उनसे कोई सूचना चाहिए या फिर आपको कोई एप्लीकेशन देना है, कुछ करना है, तो सब आप ऑनलाइन कर सकते हैं, वहां जाने की जरूरत नहीं है। आप लोग देखिए विभिन्न प्रकार के फॉर्म अप्लाई करते हैं तो किसी ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे अपने मोबाइल से, लैपटॉप से, कंप्यूटर से उस फॉर्म को अप्लाई कर देते हैं। कोई सूचना चाहिए तो आपको मिल जाती है। आप लोग को देखिए स्कॉलरशिप का पैसा आया कि नहीं आया, आप लोग देखिए अपने घर पे बैठ के चेक कर लेते हैं, पता चल जाता है। देखिए इसमें देखिए प्रशासन में क्या क्या उपयोग, डिजिटल इंडिया अभियान चलाया गया। देखिए सरकार के द्वारा इसको डिजिटल रूप में उपलब्ध कराया गया है सारी जानकारी को। आधार कार्ड भी देखिए इसी का उदाहरण है प्रशासनिक कार्यों में। इसके बाद देखिए ई कोर्ट है, न्यायिक सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराने की शुरुआत धीरे धीरे कर दी गई है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कोर्ट में नहीं जा पाते हैं तो उनको ऑनलाइन माध्यम से सुना जाए, ये भी व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा देखिए बैंकिंग और वित्त में यानी बैंकिंग एंड फाइनेंस के क्षेत्र में भी ऑनलाइन माध्यमों से देखिए बैंक में पैसे जमा होते हैं, निकाले हो जाते हैं, अकाउंट भी खोले जा रहे हैं घर पे बैठकर। तो ये सब भी देखिए क्या है कि बैंकिंग में इसका उपयोग। जैसे देखिए नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग आप लोग इस्तेमाल करते हैं। फिर देखिए यूपीआई और डिजिटल पेमेंट हम लोग करते हैं, कहीं भी कोई सामान खरीदने जाते हैं। आजकल देखिए लोगों के पास कैश में पैसा नहीं होता है, वो मोबाइल से ही पेमेंट करते हैं। ई वॉलेट होता है, देखिए आपके मोबाइल में एक ई वॉलेट होता है जिसमें आप पैसा रखते हैं और उसी का उपयोग करके आप पैसा पेमेंट करते हैं। आप जैसे जेब में अपने पर्स नहीं रखते हैं, ठीक है। देखिए डिजिटल वॉलेट जैसे देखिए पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, ये सब चीजें जो है ये बैंकिंग से रिलेटेड आईसीटी का अनुप्रयोग। उसके बाद फिर देखिए उद्योग और व्यापार में आईसीटी का उपयोग किया जाता है। आईसीटी ने देखिए ई कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया है। आजकल देखिए बहुत सारे लोग जो है किसी दुकान पे सामान लेने नहीं जाते हैं बल्कि अपने घर पे मोबाइल से ही परचेज कर लेते हैं और सामान उनके घर पे आ जाता है। देखिए उदाहरण के लिए विभिन्न प्रकार के देखिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जिसमें देखिए फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, उसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, मिंत्रा है, तो जिससे लोग अपना सामान खरीदते हैं और उनको किसी भी जगह जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, आराम से हो जाता है। फिर उसके बाद देखिए बहुत ऑनलाइन विज्ञापन देखने को मिलते हैं। आप लोग जैसे ही कोई वेबसाइट खोलेंगे, कुछ खोलते हैं तो उसमें देखिए बहुत सारे ऐड आते हैं, प्रचार आते हैं। तो इससे जो कंपनियां अपने सामान का प्रचार करना चाहती हैं वो सब लोगों के पास पहुंच जाता है। ऐसे क्या होता था पहले, जो लोग टीवी देखेंगे या रेडियो सुनेंगे वही प्रचार देखेंगे। अब क्या है कि सभी लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तो सब लोग उस चीज को देख ले रहे हैं आसान से। देखिए गूगल एडवर्ड, फेसबुक मार्केटिंग के माध्यम से। उसके अलावा देखिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट होता है, डिजिटल स्टॉक प्रबंधन। बहुत सारी कंपनियों में आईसीटी का उपयोग करके उनके यहाँ जो सामान रखा गया है, कितना सामान बिक गया, कितना बचा है, कौन सा सामान कितने रुपए का है, कितना सारा रिकॉर्ड वो आईसीटी के उपयोग से कर सकते हैं। अब देखिए शिक्षा में आईसीटी की जो भूमिका है उसको एकदम डिटेल में देख लेते हैं। तो देखिए इससे शिक्षण अधिगम में सुधार होता है। कैसे होता है? ऑडियो वीडियो सामग्री और मल्टीमीडिया संसाधनों का उपयोग करके शिक्षण को रोचक और प्रभावी बनाया जाता है। बहुत से ऐसे स्कूल कॉलेज हैं जहां पर वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से बहुत सारे स्पीकर लगे होते हैं। जहां टीचर पढ़ाते हैं तो बच्चों को आसानी से सुनाई देता है, चीजें दिखाई देती हैं। उसके बाद विभिन्न प्रकार के मल्टीमीडिया संसाधन होते हैं तो उसका भी उपयोग करके शिक्षण को बेहतर बनाया जाता है। शिक्षार्थियों को देखिए ऑनलाइन कक्षा, वेबिनार, वर्चुअल लैब के माध्यम से व्यवहारिक अनुभव दिया जाता है। फिर देखिए शिक्षकों के पेशेवर विकास में भी योगदान मिलता है। जब टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है तो आईसीटी का उपयोग करके उनको ट्रेनिंग दी जाती है तो उनकी ट्रेनिंग बहुत बेहतर होती है, बहुत अच्छे तरीके से होती है। देखिए इसके लिए लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया है जिसके माध्यम से शिक्षकों को शिक्षण सामग्री का डिजिटल प्रबंधन करना सिखाया जाता है, बताया जाता है। उसके बाद देखिए मूल्यांकन और फीडबैक प्रक्रिया में सुधार होता है। इससे क्या होता है कि किसी भी छात्र के साथ गड़बड़ी नहीं होती, उसके साथ भेदभाव नहीं होता है, आराम से उसका मूल्यांकन करके और उसको फिर अच्छे तरीके से रिजल्ट दिया जाता है। देखिए शिक्षार्थियों को फीडबैक देने के विभिन्न प्रकार के ऑनलाइन क्विज और असाइनमेंट का उपयोग किया जाता है। फिर देखिए ब्लेंडेड लर्निंग है। ब्लेंडेड लर्निंग में देखिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों को एक साथ मिश्रित करके, कंबाइन करके और बेहतर तरीके से लचीली और प्रभावी शिक्षा प्रदान की जाती है। इसका उदाहरण देखिए फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल, छात्रों को घर पर ऑनलाइन अध्ययन और कक्षा में व्यवहारिक अभ्यास की व्यवस्था होती है। अब देखिए आईसीटी का लाभ,
एडवांटेजेस ऑफ आईसीटी। तो देखिए, यह इससे सूचना का त्वरित प्रसारण होता है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार होता है, वैश्विक ज्ञान तक पहुंच होती है, समय और संसाधनों की बचत होती है, प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि होती है। अब आईसीटी की कुछ चुनौतियां भी हैं, चैलेंजेस ऑफ आईसीटी। तो देखिए, इससे डिजिटल विभाजन होता है, यानी शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में विभिन्नता देखने को मिलती है, असमानता देखने को मिलती है। इसके लिए देखिए, प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी देखी जाती है, यानी जो लोग प्रशिक्षित नहीं रहेंगे उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, दिक्कत होती है। साइबर सुरक्षा का भी खतरा रहता है, विभिन्न प्रकार के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लेकर धोखाधड़ी बहुत ज्यादा होती है, तो ये समस्या है। उसके बाद देखिए, तकनीकी अवसंरचना की कमी होती है, बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जो दूर दराज के क्षेत्र हैं, वहाँ इंटरनेट की समस्या है, या फिर वहाँ बहुत से लोगों के पास मोबाइल उपलब्ध नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं जो इसकी चुनौतियां हैं। आप देखिए, नई शिक्षा नीति NEP 2020 और आईसीटी का समावेश। देखिए, अपने देश की सरकार के द्वारा जो नई शिक्षा नीति 2020 आई है, इसने आईसीटी को शिक्षा का अभिन्न अंग मानते हुए इसके व्यापक उपयोग पर जोर दिया है। राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच NETF जो बनाया गया है, जो शिक्षकों और छात्रों के लिए डिजिटल संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। इसके अलावा देखिए, ब्लेंडेड और ऑनलाइन लर्निंग व्यवस्था की गई, जिसमें पारंपरिक शिक्षण के साथ ऑनलाइन शिक्षण को जोड़ा जाएगा। इसके अलावा देखिए, डिजिटल बुनियादी ढांचे का विकास करने की बात कही है, जिसमें सभी छात्रों के लिए डिजिटल उपकरणों और इंटरनेट तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कहा है। ठीक है, तो ये था हमारा आईसीटी के बारे में। आप लोगों को लग रहा होगा कि सर ने पिछली क्लास में जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के बारे में बताया था, वो और ये आईसीटी वाला जो पार्ट है एक दूसरे से मिलता जुलता है। तो जरूर मिलता जुलता रहेगा, क्यों? क्योंकि दोनों एक ही हैं, क्योंकि बिना आईसीटी के एजुकेशनल टेक्नोलॉजी संभव नहीं है। बस थोड़ा सा आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो उसको तरीका थोड़ा चेंज कर देना पड़ेगा, यानी वहां पर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के आधार पर लिखेंगे, यहाँ पर आईसीटी के आधार पर लिखेंगे। ठीक है, आप देखिए, हम लोग देख लेते हैं कंप्यूटर और इंटरनेट। कंप्यूटर और इंटरनेट, तो सबसे पहले क्या देख लेते हैं कि कंप्यूटर का अर्थ और परिभाषा। देखिए, कंप्यूटर एक ऐसा शब्द है जो लैटिन वर्ड कंप्यूट से बना है, और कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना। तो देखिए, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, यानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जो दिए गए निर्देशों के अनुसार डेटा को संसाधित करता है, प्रोसेस करता है, संग्रहित करता है और पुनः प्राप्त करके प्रबंधित करता है। इसका मतलब कि हम जो भी चीज कोई काम करते हैं, तो उस काम को करने के लिए हमारे पास कुछ डाटा होते हैं, तो उस डाटा को कंप्यूटर क्या करता है? संसाधित करता है, प्रोसेस करता है, फिर उसको संग्रहित करता है, स्टोर करता है और पुनः प्राप्त करता है, और फिर उसको मैनेज भी करता है। ठीक है, कंप्यूटर का ये जो कार्य होता है, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज पर आधारित होता है। ठीक है, जब हम किसी काम को करने के लिए कंप्यूटर को आदेश देते हैं, तो वो इनपुट हो गया, फिर हमारे आदेश के अनुसार उसमें प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग के अनुसार फिर हमको वो आउटपुट देता है, रिजल्ट देता है, और फिर हमारी जो सूचना काम की है हम उसको उस पर स्टोर करते हैं और फिर लंबे समय तक उसका उपयोग करते हैं। देखिए, कंप्यूटर की परिभाषा क्या दी गई है, डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। देखिए, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा कहा गया है कि कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सूचना को इलेक्ट्रॉनिक रूप में संग्रहित और प्रसंस्कृत करता है। इनके द्वारा बताया गया है कि कंप्यूटर एक डिवाइस है, उपकरण है, जो सूचना को एक जगह स्टोर करके रखता है और उसको प्रोसेस करता है। चार्ल्स बेबेज ने क्या बताया है, क्योंकि इन्हीं को देखिए कंप्यूटर का पिता कहा जाता है, और इन्होंने इसकी परिभाषा क्या दी है कि कंप्यूटर वह यंत्र है जो दी गई गणना को स्वचालित रूप से करता है, यानी किसी भी गणना को स्वचालित रूप से अपने आप ऑटोमेटिक तरीके से यह करता है। अब देखिए, इसका फुल फॉर्म भी आप लोगों को जान लेना चाहिए। कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए, इसका जो एक एक लेटर है उसका अपना अपना एक फुल फॉर्म है। जैसे देखिए, इसका जो पहला लेटर C है उसका मतलब होता है कॉमन, O का है ऑपरेटिंग, M का मशीन, P का पर्पजली, U का यूज्ड फॉर, T का टेक्नोलॉजिकल, E का एजुकेशनल और R का रिसर्च। ये इसका फुल फॉर्म होता है। यानी एक ऐसी मशीन, देखिए कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, एक ऐसी मशीन जो सामान्य रूप से या उद्देश्यपूर्ण तरीके से इस्तेमाल की जाती है तकनीकी के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और अनुसंधान के क्षेत्र में।
तो इसका देखिए जब फुल फॉर्म देखेंगे तो इसका आपको बहुत ज्यादा स्कोप दिखेगा। अब देखिए कंप्यूटर का विकास देख लेते हैं शॉर्टकट में एक बार कि कंप्यूटर कैसे विकसित हुआ, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। तो देखिए कंप्यूटर जो आजकल हम लोग देखते हैं वर्तमान में, वो कंप्यूटर उसी तरीके से पहले नहीं था, उसका विकास धीरे धीरे हुआ। तो उसके विकास को कई पीढ़ियों में बांटकर देखा जाता है। देखिए कंप्यूटर की जो पीढ़ियां हैं, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जिसमें देखिए सबसे जो पहली पीढ़ी आई थी इसकी फर्स्ट जनरेशन, वो 1940 से 1956 तक थी। यानी आधुनिक रूप में जो कंप्यूटर हम लोग देखते हैं वो सबसे पहले 1940 से 1940 में आया और 1956 तक चला। तो इस प्रकार के कंप्यूटर में जो टेक्नोलॉजी होती थी वो वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता। देखिए आप लोग पहले पुराने जमाने वाला टीवी देखे होंगे तो उसमें देखिए क्या होता था कि वैक्यूम ट्यूब के जैसा पीछे सब थोड़ा निकला हुआ रहता था। जैसे देखिए इस तरीके से आप लोग देखते थे। अगर कोई कंप्यूटर बना है तो इसके पीछे देखते होंगे आप लोग, इस तरह से लगा रहता था। तो यानी स्क्रीन पे यहाँ दिखता था, पीछे इसकी मशीनरी ऐसे लगी। इसमें देखिए वैक्यूम ट्यूब होता था। इस वैक्यूम ट्यूब की मदद से कंप्यूटर काम करता था। इसकी जो भाषा होती थी उस समय मशीन भाषा होती, मशीनी भाषा, मशीन लैंग्वेज होती थी। इसका उदाहरण देखिए इनियाक और यूनिवैक जो है उस समय के कंप्यूटर के उदाहरण थे। उसके बाद फिर देखिए दूसरी पीढ़ी का जो कंप्यूटर आया, सेकेंड जनरेशन का, वो देखिए 1956 में आया और 1963 तक चलन में रहा। इसमें देखिए जो तकनीक थी इसको बदल दिया गया। अब इसमें वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर्स का उपयोग किया जाने लगा। ठीक है, तो इसकी स्पीड पहले वाले कंप्यूटर से थोड़ी अच्छी हो गई और इसका साइज थोड़ा छोटा हो गया। फिर इसकी जो भाषा थी अब मशीनी भाषा की जगह असेंबली भाषा का उपयोग किया जाने लगा, असेंबली लैंग्वेज। इसके देखिए उदाहरण उस समय के कंप्यूटर के IBM 1401, CDC 1604 थे। उसके बाद फिर देखिए 1964 ईस्वी में इसकी तीसरी पीढ़ी आई, थर्ड जनरेशन, और फिर ये 1971 तक चलन में रही। इसमें फिर देखिए जो इसकी टेक्नोलॉजी थी उसमें बदलाव किया गया। अब ट्रांजिस्टर की जगह IC का उपयोग किया जाने लगा। तो इसमें कंप्यूटर का साइज और छोटा हुआ, इसकी स्पीड बढ़ गई। इसमें जो भाषा थी अब उच्च स्तरीय भाषा का उपयोग किया जाने लगा, यानी हाई लेवल लैंग्वेज का। इस जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनके उदाहरण देखिए IBM 360, PDP 8 हैं। उसके बाद फिर देखिए इसकी चौथी पीढ़ी आई। चौथी पीढ़ी यानी फोर्थ जनरेशन 1971 में शुरू हुआ और 1980 तक चलन में रहा। इसमें फिर तकनीक में इसके देखिए बदलाव किया गया। अब ये IC की जगह माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाने लगा। तो इससे क्या हो गया कि कंप्यूटर की स्पीड और बढ़ गई, इसका साइज और छोटा हो गया। इसमें देखिए अब भाषा में और विभिन्नता हो गई। अब देखिए इसमें C++ जैसे उच्च स्तरीय भाषाओं का उपयोग किया जाने लगा। और इस प्रकार के कंप्यूटर का उदाहरण देखिए Apple II, IBM PC जो है देखे गए। उसके बाद फिर देखिए पांचवी पीढ़ी का कंप्यूटर भी आ गया है मार्केट में 1980 से और वर्तमान तक चल रहा है। इस प्रकार इसमें देखिए अब क्या है, इसकी तकनीक को फिर से बदल दिया गया। अब इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, मशीन लर्निंग ML का उपयोग किया जाने लगा। और इस प्रकार के उदाहरण जो हैं लैपटॉप, स्मार्टफोन, सुपर कंप्यूटर देखे जाते हैं। ठीक, अब देखिए कंप्यूटर के कुछ कंपोनेंट होते हैं, कंप्यूटर के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। तो देखिए कंप्यूटर के घटक में सबसे पहला है इनपुट इकाई यानी इनपुट यूनिट। इनपुट इकाई देखिए वह भाग होता है जो डेटा और निर्देशों को कंप्यूटर में प्रविष्ट करता है। यदि इनपुट का मतलब ये हो गया कि हम कंप्यूटर से अगर कोई काम करवाना चाहते हैं तो हम उसको निर्देश देंगे। और निर्देश किस माध्यम से देंगे, इसके देखिए क्या क्या चीजें होती है इनपुट के लिए। कीबोर्ड होता है, माउस होता है, स्कैनर होता है, जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर को कोई काम करने के लिए कहते हैं। तो जो हम कोई काम करने के लिए कहते हैं उसी को कहा जाता है इनपुट। उसके बाद देखिए जब इनपुट दिया जाएगा तो फिर प्रोसेसिंग होगा, यानी इसकी प्रोसेसिंग यूनिट होती है। यह क्या करती है कि डेटा को संसाधित प्रोसेस करती है और इसे उपयोगी सूचना में बदलती है। इस काम को करने के लिए आप लोग देखे होंगे कि एक CPU होता है और उस CPU में सारा प्रोसेसिंग होता है। देखिए CPU में ये सारी प्रोसेसिंग होती है। CPU का फुल फॉर्म होता है देखिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। फिर उसी में देखिए एक और यूनिट होती है जिसको ALU कहा जाता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इसमें देखिए अंक गणित और तार्किक कार्यों का संचालन किया जाता है। यदि आप गणित उड़ित से संबंधित या कोई जोड़ घटान गुणा भाग से संबंधित कोई काम करना चाहते हैं तो ये ALU के द्वारा होगा।
और उसके बाद कंप्यूटर को जो निर्देश दिए जा रहे हैं, जो काम करने के लिए कहा जा रहा है, उन सबको कंट्रोल समन्वय बनाने का काम कंट्रोल यूनिट को द्वारा होता है, जिससे देखिए निर्देशों को नियंत्रित और प्रबंधित करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी प्रोसेसिंग इकाई जो है तीन मेन पार्ट में होती है। ठीक है, कभी कभी देखेंगे आप कहेंगे मेमोरी को भी इसी में शामिल कर दिया जाता है, तो मैंने इसको अलग से बता दिया आपको कि इसका देखिए अगला कंपोनेंट मेमोरी होता है, और मेमोरी वह स्थान होता है जहां पर डाटा और निर्देशों को अस्थायी या अस्थायी रूप से संग्रहित किया जाता है। यानी कभी कभी डाटा का क्या होता है कि जब तक जरूरत होती है तब तक वो रहता है आपके कंप्यूटर में, उसके बाद हट जाता है, और हमको लंबे समय तक की जरूरत है तो अस्थायी रूप में उसको संग्रहित करना पड़ता है। देखिए इसके दो प्रकार की मेमोरी होती है मेनली, रैम और रोम। रैम को फुल फॉर्म देखिए रैंडम एक्सेस मेमोरी है, और यह एक अस्थायी मेमोरी होती है। उसी प्रकार से देखिए रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी होता है, और यह एक स्थायी मेमोरी है। उसके बाद देखिए इसका अगला जो कंपोनेंट है वो आउटपुट है, आउटपुट यूनिट। ये क्या होता है कि इनपुट देने के बाद सारा प्रोसेसिंग का कार्य हो जाएगा, तब आपको आपकी इच्छा अनुसार रिजल्ट देता है। देखिए यह इकाई प्रोसेस किए गए डेटा को उपयोगकर्ता को आउटपुट के रूप में प्रदान करती है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए मॉनिटर के माध्यम से हम कोई भी चीज काम करते हैं कंप्यूटर में, कीबोर्ड माउस का उपयोग करके, तब वो हमको दिखता कहाँ है, मॉनिटर के माध्यम से। उसके अलावा फिर देखिए प्रिंटर होता है, कोई भी डॉक्यूमेंट हमको प्रिंट करना है तो वो प्रिंटर के माध्यम से मिले, वो भी आउटपुट हो गया। अगर हम कोई वीडियो देख रहे हैं, कोई ऑडियो सुन रहे हैं, तो हमको स्पीकर के माध्यम से वो आवाज सुनाई देगी, ये भी क्या है, आउटपुट है। अब देखिए कंप्यूटर के प्रकार, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो देखिए कंप्यूटर के प्रकारों को कई भागों में बांटा गया है, लेकिन हम लोग मेन जो कंप्यूटर के शेप एंड साइज के आधार पर जो प्रकार हैं उनको देखते हैं। जिसमें देखिए सुपर कंप्यूटर पहला होता है, यह सबसे तेज और शक्तिशाली कंप्यूटर होता है। इसका उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान और मौसम के पूर्वानुमान में किया जाता है। इस प्रकार के कंप्यूटर का उदाहरण देखिए परम अपने देश का है, और पियाने है जो जापान का है। उसके बाद फिर देखिए मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, यह देखिए बड़ी मात्रा में डेटा को संसाधित करने में सक्षम होता है। इसका उपयोग देखिए बैंकिंग में, रेलवे के आरक्षण में किया जाता है। इस प्रकार के कंप्यूटर का उदाहरण देखिए IBM Z है। उसके बाद फिर देखिए अगला है मिनी कंप्यूटर, यह मध्यम आकार का कंप्यूटर होता है। इसका उपयोग देखिए विभिन्न संस्थानों और छोटे संगठनों में किया जाता है। इसका उदाहरण देखिए PDP-11 है। उसके बाद देखिए अगला जो है माइक्रो कंप्यूटर होता है। माइक्रो कंप्यूटर देखिए व्यक्तिगत उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है, यानी हम लोगों के द्वारा जो किया जाता है लैपटॉप, डेस्कटॉप, वो सब क्या आता है, माइक्रो कंप्यूटर में आता है। ठीक है, अब कंप्यूटर का उपयोग देख लेंगे कहाँ कहाँ किया जाता है। तो कंप्यूटर का उपयोग देखिए शिक्षा के क्षेत्र में किया जाता है, ऑनलाइन और स्मार्ट क्लासरूम के माध्यम से। फिर उसके बाद देखिए स्वास्थ्य सेवाओं में किया जाता है, टेलीमेडिसिन और मरीजों के रिकॉर्ड के लिए। फिर उसके बाद देखिए व्यापार और उद्योग में किया जाता है। अभी मैंने आप लोगों को बताया थोड़ी देर पहले कि विभिन्न प्रकार के ई कॉमर्स वेबसाइट, डिजिटल मार्केटिंग, विज्ञापन के लिए। उसके बाद फिर देखिए प्रशासन और गवर्नमेंट में किया जाता है, यानी सरकार के द्वारा जो प्रशासनिक कार्य किए जाते हैं उन सब चीजों में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं इंटरनेट का अर्थ। इंटरनेट का क्या अर्थ होता है, इसकी क्या परिभाषा होती है। तो देखिए इंटरनेट जो है वैश्विक स्तर पर कंप्यूटर नेटवर्क का एक नेटवर्क है। देखिए इंटरनेट का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल नेटवर्क। तो ये वैश्विक स्तर पर कंप्यूटर नेटवर्क का एक, यानी कंप्यूटर सभी दुनिया के जितने भी कंप्यूटर हैं एक दूसरे को जोड़ देता है, और सूचना जो है पूरे विश्व में कहीं भी आ जा सकती है इसके माध्यम से। देखिए यह डेटा, सूचना और संसाधनों को साझा करने की सुविधा प्रदान करता है। यह नेटवर्क जो है TCP/IP यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल पर आधारित होता है, जो सूचना को सुरक्षित रूप से भेजने और प्राप्त करने में सहायता करता है। यदि कोई भी सूचना सुरक्षित रूप से किसी भी व्यक्ति के पास जाती है और फिर वहां से मिल जाती है। इसकी भी परिभाषा देखिए कुछ लोगों के द्वारा दी गई है। डेफिनेशन ऑफ इंटरनेट, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा देखिए क्या कहा गया है कि इंटरनेट एक वैश्विक कंप्यूटर नेटवर्क है जो सूचना के संसाधनों और सेवाओं तक पहुंच प्रदान करता है। उसके अलावा देखिए विंटेन सर्फ के द्वारा क्या कहा गया है कि इंटरनेट सूचना के आदान प्रदान के लिए आपस में जुड़े नेटवर्क का एक समूह होता है। इंटरनेट का भी देखिए विकास कई वर्षों में हुआ है धीरे धीरे। तो देखिए इंटरनेट का हम लोग हिस्ट्री देख लेते हैं, डेवलपमेंट देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले इंटरनेट की जो शुरुआत हुई थी ARPANET के रूप में 1969 में हुई थी। ARPANET का देखिए फुल फॉर्म देख लेते हैं, एडवांस रिसर्च
प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। इसका विकास अमेरिका के रक्षा विभाग के द्वारा किया गया था। सबसे पहले अमेरिकन आर्मी के द्वारा किया गया था इसका उपयोग 1969 ईस्वी में। उस समय इसका उद्देश्य शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों को जोड़ना था। उसके बाद फिर देखिए टिम बर्नर्स ली के द्वारा 1989 ईस्वी में इसको और भी बेहतर बनाया गया और उन्होंने इसमें देखिए वर्ल्ड वाइड वेब यानी WW का विकास करके इसको और ज्यादा पहुंच तक बनाया लोगों को। यह देखिए जो नेटवर्क था इसमें हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का उपयोग करके इसको और भी बेहतर बनाया गया, जिसको हम लोग शॉर्टकट में HTTP के नाम से जानते हैं। उसके बाद फिर देखिए 1990 के दशक में WW का विस्तार हुआ और इसमें नई नई चीजें विकसित की गई। 1993 में जिसमें इसमें मोजिक बनाया गया, ये पहला वेब ब्राउजर था। जैसे अभी हम लोग बहुत सारे वेब ब्राउजर का उपयोग करते हैं, तो बाद में 1993 ईस्वी में एक वेब ब्राउजर बनाया गया था जिसको मोजिक के नाम से जाना जाता था। फिर उसके बाद देखिए 1995 में अमेजन और eBay जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों का आगमन हुआ। तो इस तरह से इंटरनेट का विकास हुआ। अब देखिए इंटरनेट के कंपोनेंट देख लेते हैं। इंटरनेट के घटक क्या क्या होते हैं, कंपोनेंट ऑफ इंटरनेट। तो सबसे पहला इसका घटक होता है देखिए वेब ब्राउजर। यह उपयोगकर्ता को वेबसाइट और वेब पेज देखने की सुविधा देता है। देखिए हम लोग बहुत सारे वेब ब्राउजर का उपयोग करते हैं, जैसे देखिए गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी। तो इस तरीके का हम उपयोग करके और हमको जैसी जरूरत पड़ती है उस प्रकार की वेबसाइट से अपनी सूचना को देख लेते हैं। इसके बाद देखिए इसका अगला कंपोनेंट है वेब सर्वर। यह देखिए वेबसाइट डाटा को संग्रहित और प्रबंधित करता है। इसका उदाहरण देखिए अपाचे या निग्निक्स है। उसके अलावा देखिए अगला कंपोनेंट इसका है ईमेल, यानी इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसके माध्यम से देखिए संदेश को भेजना और प्राप्त करना सुनिश्चित करता है। इसका उदाहरण आप लोग देखते होंगे जीमेल, याहू मेल, ठीक है। इसके अलावा देखिए अगला है सर्च इंजन। बहुत सारे देखिए सर्च इंजन होते हैं। जब हम किसी सूचना को जानना चाहते हैं तो उसको सर्च करते हैं अपने मोबाइल पर, कंप्यूटर पर, और उसके लिए देखिए गूगल का उपयोग करते हैं, बिंग का उपयोग करते हैं, याहू का उपयोग करते हैं। अब देखिए कंप्यूटर के कुछ प्रमुख प्रकार भी होते हैं। इंटरनेट के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंटरनेट। इसमें देखिए सबसे पहला है ब्रॉडबैंड। देखेंगे आप लोग सुनते होंगे कि यह एक ऐसा इंटरनेट का तरीका है, प्रकार है जिसमें बहुत ज्यादा स्पीड में इंटरनेट चलता है। देखिए यह उच्च गति का इंटरनेट कनेक्शन होता है। इसका उदाहरण देखिए फाइबर ऑप्टिक या DSLI होता है। इसमें देखिए आजकल बहुत से लोग जो है जियो फाइबर का उपयोग कर रहे हैं, तो उनको इंटरनेट की स्पीड बहुत ज्यादा मिलती है। उसके बाद देखिए दूसरा है मोबाइल इंटरनेट, जो हम लोग के मोबाइल में इस्तेमाल करने पे मिलता है और ये विभिन्न प्रकार की कंपनियों के द्वारा प्रदान किया जाता है। हम उसको बदले में रिचार्ज करवाते हैं। देखिए उदाहरण के लिए देखिए 4G 5G बहुत से लोग इस्तेमाल करते हैं मोबाइल पे। उसके बाद देखिए वाईफाई भी होता है एक इंटरनेट का उदाहरण। इसमें देखिए वायरलेस नेटवर्क के माध्यम से डेटा का स्थानांतरण होता है। इसका उदाहरण देखिए घर और कार्यालय में वायरलेस कनेक्शन। देखिए एक किसी बिल्डिंग में, किसी ऑफिस में, किसी लाइब्रेरी में देखे होंगे कि वायरलेस इंटरनेट लगा होता है और सभी लोग उसको कनेक्ट करके इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए इंटरनेट का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। यूजेज ऑफ इंटरनेट, तो देखिए इसका शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में उपयोग होता है। उसमें देखिए ऑनलाइन शिक्षा और री लर्निंग के लिए, डिजिटल लाइब्रेरी और शोध पत्र के लिए। उसके बाद देखिए संचार और सोशल मीडिया में इसका उपयोग करते हैं लोग। ईमेल के लिए, वीडियो कॉल के लिए, मैसेजिंग के लिए। विभिन्न प्रकार के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे देखिए फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। ये सारे चीज़ों को इंटरनेट के माध्यम से ही लोग इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद फिर देखिए व्यापार और ई कॉमर्स के क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार के देखिए ऑनलाइन व्यापार और डिजिटल मार्केटिंग के लिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, फ्लिपकार्ट, अमेजन, ये सब इसी के माध्यम से यूज होते हैं, चलते हैं। और फिर मनोरंजन और मीडिया के क्षेत्र में भी किया जाता है। बहुत से लोग इंटरनेट का उपयोग केवल मनोरंजन के लिए करते हैं। जैसे देखिए विभिन्न प्रकार की ऑनलाइन गेमिंग, मूवी स्ट्रीमिंग, यूट्यूब और नेटफ्लिक्स जैसे सेवाएं जो है इंटरनेट के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद देखिए इंटरनेट के लाभ, एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट। तो देखिए इससे सूचना त्वरित रूप से उपलब्ध हो जाती है। इससे सूचना का वैश्विक संचार संभव हो पाता है। इससे ऑनलाइन शिक्षा और व्यापार में बहुत सहायता मिलती है। यह मनोरंजन और सामाजिक जुड़ाव को बेहतर बनाता है।
इसकी देखिए कुछ चुनौतियां भी हैं। इतना अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन इसकी फिर कुछ कमियां भी हैं। कमियां क्या है? यह साइबर सुरक्षा का खतरा उत्पन्न करता है, यानी विभिन्न प्रकार की धोखाधड़ी, फ्रॉड जो है इंटरनेट के माध्यम से होता है। इसके अलावा देखिए फेक न्यूज और गलत सूचना भी लोगों के पास पहुंचाई जाती है। आप लोग देखते होंगे बहुत सारे ऐसे वीडियो बनाने वाले हैं जो गलत सूचना बना देते हैं लोगों को, सोचते हैं कि इस तरीके से मेरा वीडियो लोग देखेंगे। इसमें गोपनीयता का भी उल्लंघन होता है। आपका बहुत सारा जो पर्सनल डाटा होता है दूसरे के पास पहुंच जाता है, आपको पता भी नहीं चलता है। उसके अलावा देखिए डिजिटल विभाजन भी होता है। गांव और शहर के क्षेत्र में इंटरनेट की स्पीड में देखिए अंतर देखा जाता है, तो जिससे समस्या देखी जाती है, वहां पे विभाजन लिखता है, यानी असमानता देखने को मिलती है। तो ये सारी जो है इंटरनेट की चुनौतियां। ठीक है, अब आज की क्लास में देखिए यहीं तक रखा जाए। आगे की क्लास में इसके आगे की चीजों को हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास में आप लोगों ने ये सारी चीजों को विस्तार पूर्वक देखा, यानी आईसीटी क्या होता है, आईसीटी का कैसे कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है, इसकी क्या चैलेंजेस हैं, इसके क्या लाभ हैं, सारी चीजें देखिए। और उसके बाद फिर हम लोगों ने कंप्यूटर और इंटरनेट के बारे में भी शॉर्ट फॉर्म में देख लिया। तो ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी, ऐसा मैं पूरा उम्मीद करता हूँ। और आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतनी देर तक बनाए रखा, इसके लिए भी आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।